माई सेल्फ गणपत वसीटा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर। दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की। हमने जो अपनी पिछली क्लास पढ़ी थी हमने उसमें देखा था कि भाषा के बारे में तो डिस्कस किया था कि भाषा क्या होती है, और फिर हमने भाषा के रूप देखे कि भाषा के रूप कौन कौन से हैं। फिर हमने बोली और भाषा में जो फर्क देखा था, बोली क्या और भाषा क्या है, राइट। सब हमने कुछ फर्क देखे थे। फिर अपन ने वर्ण की बात की थी और वर्ण की और व्याकरण की बात की थी। तो कई कौन कौन सी है, लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, सार्थकता के आधार पर, व्याकरणिक कोटियों के आधार पर। इस तरह से अपन ने पिछली क्लास में ये सब चीज़ें जो है अपने पढ़ी थी। अपन बात करने वाले थे वर्ण और वर्णमाला की। क्लियर। हम बात करने वाले वर्ण और वर्णमाला। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला तो ये कैसे बना, वर्ण और माला शब्द से मेल से बना। वर्ण और माला शब्द जो है, वर्ण और माला जो इसके मेल से बना, वर्णमाला माला। ठीक है? हम बात करें वर्णमाला की। वर्ण माला जो शब्द है वो वर्ण और माला से मिलकर बना है। जो माला शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, इसका मतलब एक तो अपना संग्रह करना होता है, या समूह होता है, या फिर गुच्छा। एक गुच्छा नहीं होता जैसे अंगूर का गुच्छा, तो इस तरह से इसका अर्थ एक गुच्छा भी होता है। तो अपन बात करें माला, माला का मतलब एक तो होता है संग्रह, या फिर समूह, या फिर गुच्छा। इस हिसाब से अगर अपन देखें तो वर्ण माला का क्या मतलब हुआ। अगर माला का मतलब समूह है, संग्रह है, गुच्छा है, तो वर्णमाला का मतलब ये हुआ कि वर्णों का समूह। क्या हो गया वर्णमाला, वर्णों का गुच्छा, वर्णों का संग्रह। इसको मैं लिख सकता हूँ, वर्णमाला का मतलब हो सकता है वर्णों का समूह। क्या लिख सकता हूँ, वर्णों का समूह, वर्णों का समूह, वर्णों का समूह। ठीक है, वर्णों का समूह। अब मैंने कह दिया वर्णमाला का मतलब वर्णों का समूह। अब मैं एक बार कुछ वर्णों का समूह लिखता हूँ। जैसे देखिए एक क, ये ख, ये ग, ये आपका ग के बाद आपका लिख दिया आपने म, ये आपका ल, ये आपका अ, ये आपका ह। ठीक है। अब देखो क ख ग म ल ह, ये जो है ये सब क्या है, ये सब क्या है, वर्णों के समूह है। ये क्या वर्णों का समूह है, वर्णों का समूह है या नहीं है भाई। क वर्ण है, घ वर्ण है, म वर्ण है, ल वर्ण है, अ वर्ण है और ह वर्ण है। ये पूरा सामूहिक रूप से मैंने लिख दिया है। तो ये क्या हो गया, वर्णों का समूह तो हो गया। लेकिन क्या ये वर्णमाला है, क्या ये वर्णमाला है, सवाल ये है। तो देखो ये वर्णमाला नहीं है, ये वर्णमाला, ये जो है, ये जो है ये वर्णमाला नहीं है, वर्णमाला नहीं है। मतलब वर्णों का समूह तो है, वर्णों का एक तरह से गुच्छा तो है ये, लेकिन ये वर्णमाला नहीं। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, आप समझना इसको। जैसे मैंने लिखा, मैं लिखा क, ख, ग, ग, ng। ये जो है ये क्या है, ये वर्णों का समूह है। क्या ये वर्णों का समूह है, और मैं कह रहा हूँ कि ये वर्णमाला भी है। ये एक वर्णमाला, वर्णमाला है। क्यों है, क्योंकि देखो हिंदी वर्णमाला की जब हम बात करेंगे तो जो अंदर जितने भी वर्ण हैं उन सबका एक क्रम है। वो वर्ण क्रमबद्ध रूप से है। जैसे अगर क है तो क के बाद ख है, और ख के बाद ग है, ग के बाद घ है, और घ के बाद अंग है। ये क्रम है, और ये क्रम फिक्स है। अब यहाँ आप देखो, यहाँ देखो, आप यहाँ देखोगे घ है, घ के बाद ख है, ख के बाद घ है, घ के बाद सीधा म आ गया, और म के बाद ल के बाद अ, और अ के बाद ह आ गया। तो ये जो है ना, ये क्रम जो है, ये क्रम व्यवस्थित या सही नहीं है। मतलब जो वर्ण है वर्णमाला में वो बड़े व्यवस्थित ढंग से है, वो बड़े क्रमबद्ध रूप से है, वो बड़े बड़े क्रमागत है। मतलब हर वर्ण का एक स्थान फिक्स है कि क पहले आएगा फिर ग आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ख पहले आ जाए और ग बाद में आ जाए, क बाद में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। और ये वर्णों का जो स्थान है हिंदी वर्णमाला में, ये मूल रूप से हम वर्णों का जो उच्चारण करते हैं, तो हम उच्चारण कहाँ से कर रहे हो, आप कंठ से उच्चारण कर रहे हो, आप तालु से उच्चारण कर रहे हो, आप जीभ से कर रहे हो, आप होठ से कर रहे हो, आप मूर्धन्य से कर रहे हो। तो जो उच्चारण स्थान है उसी के अनुसार अपन ने वर्णमाला में वर्णों को स्थान दिया है। इसका मतलब उन सबका स्थान फिक्स हो गया। तो हिंदी वर्णमाला की जब हम बात करेंगे तो केवल वर्णों का समूह नहीं है। वर्णमाला क्या हुई, वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह वर्णमाला है। तो अपन यहाँ वर्णों का समूह तो है, ये वर्णों का समूह है, लेकिन ये वर्णमाला है। क्यों, क्योंकि ये जो क्रम है, ये वर्णमाला कैसी है,
क्रमबद्ध है। कैसी है? क्रमबद्ध है, क्रमागत है, मतलब एक के बाद एक जो सीक्वेंस है उसी में आ रहा है, और जिसका जो क्रम है वो वही बैठा है, उसी स्थान पर बैठा है, और ये व्यवस्थित है, अव्यवस्थित नहीं है। मतलब जिसका स्थान जो फिक्स है वो वहां जाके बैठा हुआ है। तो वो वर्णमाला जो है, वो जो वर्णों का समूह जिसमें वर्ण क्रमबद्ध है, क्रमागत है और व्यवस्थित रूप से है, वो वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाएगी। लेकिन अगर क्रमागत नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी, भले वो वर्णों का समूह हो सकता है। तो अपन एक छोटी सी चीज देखी कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला अपन ने कहा वर्णों का समूह, और कैसा समूह? वर्णों का व्यवस्थित और क्रमागत समूह वर्णमाला कहलाता है। क्लियर? अब कह रहे हैं कि ये जो वर्णमाला है, ये जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला दो भागों में विभाजित है या वर्गीकृत है, दो भागों में वर्गीकृत है, दो भागों में वर्गीकृत है, दो भागों में वर्गीकृत है। अपन कह रहे हैं वर्णमाला क्या है? वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। क्लियर? अब अपन कह रहे हैं वर्णमाला जो दो भागों में वर्गीकृत है या विभाजित है। कुछ वर्ण है जो स्वर है, और कुछ वर्ण जो व्यंजन है। मतलब मूल रूप से दो भागों में आप इसको देखेंगे। तो एक तो कौन सी है? वर्णमाला का एक भाग तो है स्वर और एक भाग है व्यंजन। तो अपन कह सकते हैं एक तो है स्वर, मतलब वर्णमाला में वर्णों का एक समूह जो है वो तो कैसा स्वरों का है, तो उसको बोलेंगे स्वर वर्ण। और एक समूह जो है कैसा है? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। क्लियर? मतलब वर्णमाला को आप दो भागों में देख रहे हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अच्छा, मैंने कहा था कि वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है, ध्वनि का लिखित रूप। वर्ण का उच्चारित रूप तो क्या है? वर्ण का उच्चारित रूप ध्वनि है, और ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। ये मैंने कहा था एक बार। तो मैं अगर कहूँ व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनि, कोई डाउट तो नहीं आपको? लिख सकता हूँ मैं इसको व्यंजन ध्वनि, मतलब ऐसी ध्वनियाँ या ऐसे वर्ण जो व्यंजन है, या ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियाँ जो क्या है? स्वर है। अब अपन देखेंगे कि स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण होता क्या है, व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण होता क्या है। क्लियर? देखिए, बात करते हैं अपन स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण क्या होता है? अपन ने बचपन में क्लास में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन के बारे में। क्लियर? अपन ने बचपन की क्लासों में, स्कूलों में अपने पढ़ा था कि भाई स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी और वर्ण का सहयोग उसमें नहीं लिया जाता जब हम उसका उच्चारण करते हैं। राइट? और जब व्यंजन की बात की तो हमने उसमें पढ़ा था कि भाई व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। एक दो छोटी सी लाइनें दोनों के बारे में अपने पढ़ी हुई है बचपन में कि भाई जो स्वर है वो क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित से बोले जाता है। और व्यंजन जो है वो कैसे बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और ये चीज अपन ने बचपन में क्लासों में पढ़ा है इसको। अब यहाँ अपन समझेंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि अ जो है, अ अ क्या है? एक स्वर है। मैं क्या कहता हूँ आपको, अ जो है, ये जो अ है, ये अ एक स्वर है। क्या है? एक एक स्वर है। अ एक स्वर है, मैं ये कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसका मतलब जब मैं अ का उच्चारण करूंगा तो मैं स्वतंत्र रूप से बोलूंगा और किसी वर्ण का सहयोग इसमें नहीं लूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ अ अ अ, आपको सिर्फ अ ही सुनाई देगा। आपको कैसी ध्वनि सुनाई दी? अ की ध्वनि सुनाई। अब मैंने इस अ को बहुत लंबा खींचा, जैसे इसको मैं लंबा खींचता हूँ, क्या करता हूँ? लंबा खींचता हूँ। मैं बोला अब आपको क्या सुनाई दिया? मैंने शुरू में जब किया अ, तब भी अ सुनाई दिया, और मैंने लंबा खींचा, उसके बाद जो अंत में ध्वनि निकली वो भी अ की निकली। देखो इसका मतलब क्या है? अ को जब मैं शुरू कर रहा हूँ और कितना ही लंबा खींच रहा हूँ, अंत में भी ध्वनि किसकी आ रही है? अ की ध्वनि ही आ रही है, अ की ध्वनि ही आ रही है। राइट? कोई ध्वनि में चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं अ का उच्चारण करता हूँ तो और अन्य किसी ध्वनि का सहयोग नहीं लेता हूँ। मैं उसको धीरे बोलूँ, जोर से बोलूँ, लंबा खींचूँ या शॉर्ट में बोलूँ, अ ही रहेगा, उसमें कोई और वर्ण का सहयोग मैं नहीं लेता। तो ये क्या एक स्वर हो गया, क्योंकि स्वर क्या है अपने आप में? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी और वर्ण के बिना सहयोग के बोले जाते हैं। लेकिन अपने कहा कि व्यंजन जो है, अपने कहा कि जो व्यंजन है ना, वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। राइट? तो अपन समझते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि क, ये क लिखा मैंने, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो क है ये एक स्वर है, एक व्यंजन है। क्या है? एक, मैं आपको नहीं बता अभी स्वर कौन है व्यंजन कौन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एक व्यंजन है। ठीक है? अभी अपन वर्णमाला को पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा
भाई स्वर कौन है, व्यंजन कौन है, ठीक है, कितने वर्ण है, टोटल वर्ण कितना है, क्लियर। तो अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क जो है वो एक व्यंजन है। इसका मतलब क्या हुआ, क का उच्चारण जब मैं करूंगा तो किसी और वर्ण का सहयोग मैं लूंगा, और वर्ण कौन सा होगा, स्वर होगा, क्योंकि अपन ने व्यंजन में पढ़ा है कि व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इस क को जब मैं बोलूंगा तो मुझे स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। देखो इसको समझो, जैसे मैंने बोला क, तो आपने क सुन लिया, राइट। अब मैं इस क को थोड़ा लंबा खींचता हूँ, क क क। आप इसको सुनो ध्यान से, जब आप सुनोगे ना तो क जो है ना वो एक समय बाद रुक जाता है। मैं बोल रहा हूँ क, तो क तो रुक गया शुरू में, उसका पीछे ध्वनि अ की निकलती है। अब मैं इसको बोलता जा रहा हूँ तो पीछे ध्वनि किसकी आ रही है, अ की आ रही है। तो ये क तो यही रुक गया। जैसे देखो ख, ख भी एक क्या है, व्यंजन है। अब मैं इसको लंबा खींचता हूँ, ख, अब क और ख, ख को जब मैं लंबा कर रहा हूँ, ख, ख का उच्चारण जैसे होता है और इसको मैं लंबा खींच रहा हूँ, तो शुरू में ख का आपको उच्चारण सुनाई देगा और फिर पीछे अ की ध्वनि आएगी। तो जैसे ही मैं इसको लंबा करता हूँ तो पीछे अ की ध्वनि आती है। कैसी आती है, अ की ध्वनि आती है। मतलब शुरू में तो ख चलता है और फिर अ की ध्वनि आती है। और अपन ये कह रहे हैं कि जो अ है ये तो क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है, राइट। यह क्या है, यह तो क्या है, स्वर है। और ये ख क्या है, ख व्यंजन है। मैंने जब इस क या ख को लिखा था आपके सामने, देखो इसको ऐसे समझो, मैंने जब इस क को लिखा, मैंने इस क को जब लिखा, तब आप इसको, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या, आप इसको, इसमें स्वर दिखाई दे रहा है क्या, स्वर दिख रहा है क्या इसमें आपको, तो स्वर लिखा है कहीं, बताओ इसमें कहीं स्वर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही मैंने इसका क्या किया, उच्चारण किया, क्या किया, उच्चारण, और इसको लंबा खींचा, तो आपने देख लिया ये क आया और आगे जैसे बड़े ये अ की ध्वनि आने लग गई एक समय में। ये अ की ध्वनि तो स्वर और क व्यंजन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो क है, ये जो क है, इस क में स्वर शामिल है। इस क में स्वर, जब इसका उच्चारण करोगे तब आपको पता लगा ये क है, इसके नीचे हलंत आ गया और इसमें अ मिला हुआ है। ये कुछ इस तरह से, जैसे मैंने ख देखा तो इसमें क अपन को अ नहीं दिख रहा, इसमें स्वर नहीं दिख रहा, लेकिन जब इसका उच्चारण किया आपने, ये ख और ये अ अलग से दिखता है इसमें। तो आप समझ रहे हो कि जब व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो स्वर का सहयोग लिया जाता है, और ये स्वर कौन है, अस्वर जो है, इसका सहयोग हम ले रहे हैं। अब आप कहेंगे, आपको एक डाउट क्रिएट होगा आपके मन में कि यार ये एक क हम ऐसा लिख रहे हैं, राइट, एक क हम ऐसा लिख रहे हैं, इन दोनों में क्या फर्क है। देखो ये जो क है ये स्वर युक्त है, क्या है, स्वर युक्त व्यंजन है। ये कैसा व्यंजन है, स्वर युक्त व्यंजन है। और ये स्वर रहित व्यंजन है। मतलब इसके टुकड़े ऐसे, ये ऐसे हैं, क और अ, और ये सिर्फ क है हलंत वाला, इसके नीचे जो है ना हलंत है, ये क्या है, हलंत है। एक मिनट, ये क्या है, हलंत है, इसके नीचे जो ये चिन्ह है ना ये हलंत है। आप देखेंगे अगर मैंने ये लिखा है मतलब इसमें स्वर है, तो ये लिखा है मतलब इसमें स्वर शामिल नहीं है। लेकिन जब मैं इसका उच्चारण करूंगा तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने पूछ कहा है कि व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब मैं इसका उच्चारण करने जाऊंगा ना तो स्वर ऑटोमेटिक आ जाएगा सामने। अब ये जब मैं बोला, जैसे मैं लिखता हूँ बोलता हूँ का, तो वो इस तरह से बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो ये व्यंजन का शुद्ध रूप है। अब इसको समझो, ये जो है ना ये व्यंजन का शुद्ध रूप है, व्यंजन का शुद्ध रूप है। ये व्यंजन का क्या है, शुद्ध रूप है, क्योंकि इसमें स्वर शामिल नहीं है, और इसमें क्या है, स्वर शामिल है, स्वर शामिल है। क्लियर। तो इसका मतलब अपन एक पॉइंट समझ लिया है कि व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर आप व्यंजन को लंबा खींचेंगे तो आपको अपना वो जो स्वर जिसमें जो जुड़ा हुआ है वो दिख जाएगा। क्लियर। और स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब इसमें किसी अन्य वर्ण का सहयोग नहीं लिया जाता है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अपन इसमें दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखो
दोस्तों हमने ये देख लिया कि स्वर जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित है और व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं, उच्चारण के आधार पर। सेकंड पॉइंट जो है वो अपना उच्चारण के हिसाब से अपन लेते हैं कि जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर से वायु बाहर आ रही है, मैंने जो सांस ली थी अंदर अपने अंदर वो वापस बाहर छोड़ रहा हूँ मैं, और जैसे मैं रुकता हूँ उस दौरान क्या है, मैं सांस को अपने अंदर लेता हूँ। तो ये प्रक्रिया मेरे बोलने के साथ चलती रहती है। क्लियर? अब मैं किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहा हूँ, राइट, तो उस समय मैं क्या करूंगा, अपने अंदर की फेफड़ों के अंदर की वायु को बाहर छोड़ूंगा मैं। अब ऐसे में अगर मैं स्वर वर्ण का उच्चारण करता हूँ तो मेरे फेफड़े से मैं जो वायु बाहर निकालूंगा वो मेरे मुख तंत्र से होते हुए बाहर आ जाएगी, लेकिन वो मुख तंत्र में कहीं पर भी रुकावट पैदा नहीं करेगी, मतलब कहीं पर भी वो टकराएगी नहीं, वो सीधे बाहर आ जाएगी। जैसे मैं स्वर का उच्चारण, जैसे अ का उच्चारण करता हूँ, तो जैसे मैं बोलूंगा तो मेरे फेफड़े से वायु जो बाहर आएगी और वो जब बाहर आएगी पूरे मुख तंत्र से होते हुए बाहर आएगी, तो वो कहीं पर भी टकराएगी नहीं। लेकिन जब व्यंजन का उच्चारण करूंगा तो वो जो फेफड़ों से निकलने वाली वायु है वो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगी, मतलब कहीं ना कहीं टकराएगी और उसके बाद वो बाहर आएगी। तो इसके आधार पर भी स्वर और व्यंजन में हमें फर्क देखने को मिलेगा। जैसे समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको एक पिक्चर बनाता हूँ छोटी सी, ठीक है, मेरी कला इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा समझना इसको, आप सिर्फ समझने का प्रयास करना, ये जज मत करना कि मैंने फोटो कैसे बनाया, राइट, मैं कोई अच्छा कलाकार नहीं हूँ लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि ये एक तरह से, इस तरह से मैंने एक फोटो बनाया, ठीक है, ये और यहाँ से भी ये, ठीक है। अब ये एक सांकेतिक है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना ले, बस इसको समझ लीजिए। जैसे मान लो ये कंठ है व्यक्ति का, क्या है, कंठ वाला, जैसे ये अपना कंठ का भाग है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये देखिए, ये जो मुख है, ये जैसे ओठ है अपना, ओष्ठ, तो मैं क्या कहूँ, ओष्ठ, ठीक। ये जैसे मैं ले लूँ दंत, ये दांत और ओष्ठ, ये तो दिख रहे हैं ना बाहरी, वो अपन अंदर की बात करें। जैसे मैं अपना मुंह खोलूंगा तो जो अंदर ही अंदर जो छिद्र दिखेंगे, जब आप हॉस्पिटल जाते हो डॉक्टर आपको कहता है मुंह खोलो, तो टॉर्च से अंदर देखता है, तो जो छिद्र है दो, वो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, रफली इसको समझना। जैसे ये दो छिद्र, ये एक तरह से क्या, तालू का पार्ट है, क्या है, तालू, तो अपन क्या कहेंगे, तालू। और ये जो दंत है, दंत, इस दंत से अपने, अब आप अपने देखिए, आपके जो दांत है, आप अपने जीवा को उसके ऊपर फेरिए, दांतों से ऊपर की तरफ जाइए, जो दांत है दांतों से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये ढलान दिखेगा आपको थोड़ा सा ऐसे, उबड़ खाबड़ ऊपर की ओर ढलान जाएगा ये, और फिर ये फ्लैट हो जाएगा इस तरह से, और फिर तालू से जुड़ जाएगा। तो ये जो उबड़ खाबड़ ढलान है, ये ऊपर जा रहा है। इसके बाद ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका मूर्धन्य है, क्या है, मुर्दा या मूर्धन्य, ये आपका हो गया तालु, ये आपका हो गया कंठ, ये दंत और ये ओष्ठ। ये जो सिस्टम बना है इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं कहूंगा मुख तंत्र, क्या नाम दूंगा इसको, मुख तंत्र। ठीक है। अब जब मैं स्वर का उच्चारण करता हूँ, क्या करता हूँ, स्वर मतलब जैसे आपने लिया अ, अब जब मैं अ का उच्चारण करूंगा तो वायु जो है वो बाहर निकलेगी यहाँ से, फेफड़ों, अच्छा ये नीचे फेफड़ा है, समझ जाना अभी तो, ये फेफड़ा है। अब वायु यहाँ से बाहर निकलेगी, तो ये वायु है ना कहीं पे भी टकराएगी नहीं, इस वायु को बाहर आने में कोई रुकावट नहीं आएगी, ये सीधी बाहर आएगी। और ये कब होता है, जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं, या हम स्वर ध्वनि का उच्चारण करते हैं, या फिर हम स्वरों का उच्चारण करते हैं। लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, आप दूसरी साइड समझिए, आप व्यंजन, व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण, इसका जब उच्चारण करेंगे तो जो वायु है वो रुकावट के साथ बाहर आती है, रुकावट के साथ बाहर आती है। मतलब वायु जो बाहर आएगी, जैसे मैंने बोला उच्चारण किया क, मैं उच्चारण किया क का, मैं जैसे क बोलूंगा ना, तो ये वायु जो है ना कहीं रुकावट होगी इसके बीच में आने में, और रुकावट के साथ ये आएगी बाहर, तभी इसका हम उच्चारण कर पाएंगे। तो जहाँ रुकावट होगी वहां से फिर एकदम से झटके से बाहर आएगी, और जैसे ही बाहर आएगी इसका उच्चारण हो जाएगा आपका। तो हम इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं, हम इस पॉइंट को लिखते हैं, आप ये समझ गए होंगे। दूसरे पॉइंट, पहला पॉइंट तो आपने समझ लिया, स्वर जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित है बिना किसी वर्ण के सहयोग से। दूसरा पॉइंट ये है, स्वर के उच्चारण के समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट से मुख तंत्र से होते हुए बाहर आ जाती है। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, इसी में अपन देखते हैं तीसरा पॉइंट। ये अपने उच्चारण के आधार पर एक तीसरा पॉइंट में ले रहा हूँ, घर्षण, घर्षण, घर्षण के आधार पर मैं ले रहा हूँ कि जब मैं स्वर का उच्चारण करता हूँ, जैसे अ का उच्चारण करूंगा ना, तो मैं जैसे बोला अ या आ, ई, ई, उ, इनके उच्चारण में आप देखो, जीभ या होंठ कहीं पर भी ये टकरा नहीं रहे हैं, इनका कहीं भी घर्षण नहीं हो रहा है। और आपने पहले ही देख लिया कि जो वायु आती है वो तो बिना किसी रुकावट के आती है, मतलब वायु में भी कोई घर्षण नहीं होता है। मतलब स्वरों के उच्चारण में जीभ या होंठ, जीभ या होंठ जो है, इनका कहीं पर भी क्या है, घर्षण नहीं होता है, नहीं होता है।
लेकिन 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 अगर आप व्यंजन का उच्चारण करते हो, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करोगे तो क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण होता है इसमें, जीभ या होंठ में, जीभ या होंठ। मतलब आप व्यंजन वर्ण का जब उच्चारण करेंगे तो जीभ या होंठ में कहीं भी, कहीं ना कहीं घर्षण होगा, जो होगा ही होगा। क्लियर? और साथ में जो वायु बाहर आती है वो भी रुकावट के साथ बाहर आती है, मतलब कहीं ना कहीं टकराती हुई बाहर आती है। इसका मतलब उसमें भी क्या है? घर्षण होगा, मतलब वायु में भी क्या है? घर्षण होगा। तो समझ लिया स्वर और व्यंजन में फर्क समझो। अपन ने कह दिया वर्णमाला जो है तो हमने दो भागों में वर्गीकृत कर दिया या दो भागों में बांट दिया। कुछ वर्ण स्वर है और कुछ वर्ण व्यंजन है। अपन उसको स्वर वर्ण कह दे, स्वर कह दे या स्वर ध्वनि कह दे, एक ही बात है। जब उच्चारण करेंगे तो स्वर वर्ण, स्वर ध्वनि हो जाएगी, जब लिखते हैं तो स्वर वर्ण हो जाएगा। जैसे ही व्यंजन वर्ण और व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण लिख सकते हैं। अपन ने पहला अंतर देखा, स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहयोग नहीं लिया जाता, मतलब ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। लेकिन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और अपन ने देख लिया कैसे बोले जाते हैं। ठीक है? दूसरा पॉइंट अपन ने लिया कि जब स्वर का उच्चारण होता है तो फेफड़ों से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के मुख्य तंत्र से बाहर आ जाती है। लेकिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख्य तंत्र में कहीं ना कहीं रुकावट के साथ बाहर आती है, मतलब रुकावट थोड़ी बहुत होती है। तीसरा पॉइंट अपन ने घर्षण, कि जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ या होंठ में कहीं पर भी घर्षण नहीं होता और ना ही वायु का घर्षण होता है। लेकिन जब अपन व्यंजन वर्ण की बात करते हैं तो जीभ या होंठ में कहीं ना कहीं घर्षण होता है और वायु में भी घर्षण होता है। अपन ने देख लिया था मुख्य तंत्र क्या है, पूरा समझ लिया कि वायु कैसे कैसे होते हुए बाहर आती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि स्वर वर्ण के बारे में सही कथन है, सही कथन है। ठीक है, स्वर वर्ण के बारे में सही कथन है। आपका पहला कथन है, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित है, रूप से से उच्चारित है। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित है। पहला कथन आपका ये है कि भाई जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित है। अपन को देखना है कि स्वर के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना। तो दूसरा कथन है, स्वर घर्षण युक्त होता है, स्वर घर्षण युक्त होता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल एक सही। तो कह रहा है केवल एक सही, कह रहा है केवल दो सही, दो सही। कह रहा है दोनों सही, दोनों सही। और कह रहा है दोनों गलत, दोनों गलत। अब आप बताएं कि भाई कौन सा कथन सही है, सही कथन चुनना, कौन सा कथन सही होता है। अभी अपन ने पढ़ लिया, स्वर व्यंजन में फर्क देख लिया। अब ये देखो, ये कोई रटने की चीज नहीं, समझने की चीज। पहला कथन है स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित है। क्या बात सही है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित है क्या? आपने देखा स्वर कैसे बोले जाते हैं? बिना किसी के सहयोग से। जाहिर सी बात है स्वतंत्र रूप से उच्चारित है, मतलब पहला कथन तो क्या है? सही है। अब बात करते हैं दूसरे कथन की। स्वर घर्षण युक्त होते हैं, मतलब घर्षण युक्त होते हैं मतलब घर्षण होता है। कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो क्या उच्चारण के समय घर्षण होता है? अपन ने कहा था कि वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है। जब वायु कहीं टकराती ही नहीं है, कहीं रुकावट आती नहीं है, तो घर्षण होता ही नहीं होगा। अपने एक आगे जीभ और होंठ में भी घर्षण नहीं होता है। तो ये जो दूसरा कथन है ये क्या है? ये गलत है। इसका आंसर क्या जाएगा? केवल एक सही है, तो इसका आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आइए। एक क्वेश्चन अपन ऐसे ही लेते हैं व्यंजन के बारे में, व्यंजन के बारे में। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अपन दूसरा कथन ले रहे हैं व्यंजन के बारे में। मेरा क्वेश्चन है, व्यंजन है, व्यंजन है, व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो है, या फिर मैं लिखूं फर्स्ट, पहला, स्वतंत्र रूप से उच्चारित,
स्वतंत्र रूप से उच्चारित। दूसरा है घर्षण युक्त। तीसरा है घर्षण रहित। और चौथा है कोई भी सही नहीं। सही नहीं मतलब मैंने ये कहा है कि व्यंजन होते हैं। अब आपको बताना व्यंजन क्या होता है। व्यंजन होता है, पहला दिया स्वतंत्र रूप से उच्चारित। क्या व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है क्या बताओ। अपन ने कहा व्यंजन को बोलने में स्वरों का सहयोग लिया जाता है, तो व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, तो पहला कथन तो गलत ही हो गया। फिर कह रहे हैं कि घर्षण युक्त होते हैं, मतलब व्यंजन के उच्चारण में घर्षण होता है, जीभ या होठ में घर्षण होता है या वायु में घर्षण होता है, तो क्या ये होता है। तो अपन ने कहा था कि व्यंजन के उच्चारण में जीभ या होठ में कहीं ना कहीं घर्षण होता है, मतलब ये बात तो सही है। तीसरा पॉइंट घर्षण रहित है, मतलब घर्षण नहीं होता है, ये बात तो गलत है। व्यंजन में तो घर्षण होता है, तो ये बात तो गलत हो गई। और चौथा कोई भी सही नहीं है, तो ये बात भी गलत है। सही तो है ये पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हुआ, सेकंड। सेकंड इसका आंसर है, जो कह रहा है घर्षण युक्त होता है। आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कैसे किए, ये कॉन्सेप्ट जो अपने समझा उसी से किए। क्लियर है। अब देखिए, अपने देख लिया वर्णमाला जो है, वर्णमाला दो भागों में वर्गीकृत है, और उसमें अपने देख लिया कि कौन से क्या है, किस तरह से। अब आप कहो तो मैं इसको लिखवा दूँ, या आप इसको डायरेक्ट लिख लोगे। अगर आप कहें तो मैं लिखवा लेता हूँ कि भाई वर्णमाला क्या होती है, ये लिखवा लेता हूँ। स्वर क्या है, व्यंजन का, ये लिखवा देता हूँ। और पहले जो अपन ने पढ़ा था भाषा की जो डेफिनेशन है वो भी लिखवा। तो अगर आपकी इच्छा हो कि लिखवा दे तो मैं लिखवा देता हूँ, नहीं तो फिर कोई नहीं, हमारी क्लास को इसी तरह से आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, अपन ऐसा करता है, मैं आपको ये जो चीज़ें अपन ने नोट की है, जो अपन ने इसको समझा, इसको एक बार लिख भी लेते हैं खुद होकर, ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा नोट्स बनाना। हम सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं वर्णमाला। क्या लेते हैं, वर्णमाला। क्या लेते हैं, वर्णमाला। अपने वर्णमाला की परिभाषा लेंगे। वर्णमाला क्या होती है पता है। अपने क्या कहा, वर्णों का समूह वर्णमाला है। ये तो एक बहुत सीधी और स्पष्ट क्लियर कट हो गया। अच्छा, वर्णमाला किसी भाषा की होती है, तो अपन ये कैसे सकते हैं कि किसी भी भाषा के, किसी भाषा के। अच्छा, वर्ण अपने का मूल वर्ण, तो अपन क्या, अच्छा कुल कुछ वर्ण तो होंगे जो मूल है। अपन ने जैसे कहा कि कुछ वर्ण है जो मूल नहीं है ना। तो अपन ये कहता है कि, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊँ, अभी अपन ने ये देखा कि स्वर और व्यंजन है ना। आपको मैं चीज़ एक और क्लियर कर दूँ, जो स्वर है उसमें एक पॉइंट और डाल दो आप, ये भी आपकी तरफ। ठीक है, आप देखिए, आपने पॉइंट देखा था स्वर और व्यंजन का ना, तो स्वर में एक पॉइंट और लिखिए, चौथा पॉइंट। स्वरों की संख्या, मूल स्वर कितने हैं। मूल रूप से स्वर जो है 11, और मूल रूप से व्यंजन, मूल व्यंजन संख्या कितनी है, 33। अब अगर 11 और 33 को मिला दिया जाए तो मूल वर्ण कितने होगा, 44। लेकिन लेकिन अभी सन 2024 के हिसाब से देखें, सन 2024 में मानकीकरण के हिसाब से देखें तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 53 वर्ण है। और जो 53वां वर्ण ये नया जोड़ा है। अब आप कह रहे हो कि मूल वर्ण तो कितने, 44 है, और ऐसे कुल वर्ण कितने हैं, कुल 53 है। तो ये जो बाकी जो वर्ण है, ये कौन से है, मतलब वो मूल तो नहीं है, लेकिन मानक वर्ण है। उनको क्या स्थान, उनको माना हुआ है मानक वर्ण है वो। तो एक्स्ट्रा जो कौन से वर्ण है, मानक वर्ण, उनको स्थान दे रखा है। तो अब अपन को यहाँ समझना कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला अपने समझ तो लिया था, अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं। तो वर्णमाला में देखो, मूल वर्ण आएंगे, मानक वर्ण आएंगे, और क्रमबद्ध आएंगे। तो वो क्या हो जाएगी, वर्णमाला हो जाएगी। वर्णों का समूह, लेकिन कैसा समूह, जो क्रमबद्ध हो, क्रमागत हो, व्यवस्थित हो, तो वो क्या कहलाएगा, वर्णमाला। तो मैं क्या कहूँ, किसी भी भाषा के, किसी भी भाषा के, किसी भी भाषा के, किसी भी आप साथ साथ में लिख दीजिए, आपने समझ तो रखा है, इसको लिख लीजिए। किसी भी भाषा के देखिए, मूल वर्णों या मानक वर्णों, या मानक वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह। किसी भाषा के मूल वर्णों या मानक वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, वर्णमाला कहा जाता है। क्लियर। अब ये कैसे हो, क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह, क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह, ये इंपॉर्टेंट है।
मूल वर्णों या मानक वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। किसी भी भाषा के, उस भाषा के जो मूल वर्ण है या मानक वर्ण है, उनका जो क्रमबद्ध समूह होगा वो उसका उस भाषा का क्या कहलाएगा, समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित कैसे है, इसको जो क्रम निर्धारित किया ये कैसे किया है, तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों का क्रम है, जैसे पहले क आएगा, फिर ख आएगा, फिर ग आएगा, या अ आएगा, आ आएगा, ये जो क्रम है ये उनके उच्चारण स्थान के अनुसार किया गया है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों का क्रम या वर्णों का स्थान या वर्णों का क्रम उनके उच्चारण स्थान के अनुसार तय किया गया है या निर्धारित किया गया है। तो हिंदी वर्णमाला में अब आप इसमें लिख दीजिए, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला में वर्णों का क्रम, वर्णों का क्रम, जो वर्णों का क्रम वो कैसे किया गया है, उच्चारण स्थान के अनुसार किया गया है। क्रम उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान स्थान के अनुसार किया गया है, किया गया। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों का जो क्रम है उच्चारण स्थान के अनुसार किया गया है। वर्णों का क्रम क्या रहेगा, उच्चारण स्थान के अनुसार किया गया। सन 2024, सन 2024 के मानकीकरण के अनुसार, ये मानकीकरण, मानकीकरण के अनुसार, मानकीकरण के अनुसार हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, माला में, माला में कुल, कुल वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या 53 मतलब 53 है। देखिए अभी 2024 में क्या हिंदी का मानकीकरण किया गया और उसमें कुल वर्णों की संख्या कितना है, 53। और नेक्स्ट लिखिए 53वां वर्ण, वर्ण कौन सा है, इस तरह से इसको लिख दीजिए। ये जो नहीं आपका 53वां वर्ण, 53वां वर्ण एक विशिष्ट वर्ण है। 53वां वर्ण विशिष्ट वर्ण के रूप में, 53वां वर्ण विशिष्ट वर्ण के रूप में, के रूप में, के रूप में हिंदी वर्णमाला में शामिल किया गया है। हिंदी वर्णमाला में शामिल किया गया है। ठीक है, 53वां वर्ण विशिष्ट वर्ण के रूप में हिंदी वर्णमाला में शामिल, कौन सा वर्ण है ये, विशिष्ट वर्ण। ठीक है, और कुल वर्णों की संख्या 53 है। कौन सा देखो ये इस तरह से लिखा है। ठीक है, अब आगे एक चीज और देखेंगे कि जो आपका ये जो 53वां वर्ण है ना, तो मैं एक पॉइंट डाल के लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा। 53वां वर्ण, 53वां वर्ण जो है कौन सा, आपका 53वां वर्ण जो है ये जो है, तो उच्चारण जो है ना, इसका उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग जो है ये ट वर्ग में आना चाहिए था। उच्चारण स्थान के अनुसार, उच्चारण स्थान के अनुसार, अनुसार ट वर्ग, ट वर्ग जो है उसमें आना चाहिए, आना चाहिए। मतलब आपने ये कहा कि हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उन सब का एक क्रम फिक्स है, वो क्रम निर्धारित है, और वो क्रम निर्धारित करने का आधार क्या है, उस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से हो रहा है मुक्त तंत्र में, राइट। तो ये जो नया वर्ण जोड़ा है, ये जो नया वर्ण जोड़ा है, इसका जो उच्चारण है, इसका उच्चारण कैसा आता है, जो आपका ट वर्ग है, ट ठ ड ढ न, इसके अकॉर्डिंग आता है इसका उच्चारण, तो ये उनके साथ आना चाहिए था। लेकिन इसको 53वें वर्ण के रूप में जोड़ा गया, 53 मतलब अंत में जोड़ा गया, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि वर्णमाला में वर्णों का जो क्रम है वो उच्चारण स्थान के अनुसार होना चाहिए, तो इसको अंत में जोड़ा गया। तो अपन ये कह रहे हैं कि उच्चारण स्थान के अनुसार ट वर्ग में आना चाहिए, किंतु 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 वर्णमाला प्रभावित ना हो, इसलिए इसको अंत में जोड़ा गया। समझ गए, ये जो वर्णमाला है जो पहले से आपने स्थान के उच्चारण स्थान के अनुसार क्रम दे रखा है वो प्रभावित ना हो, उसमें कोई चेंज ना हो, इसलिए क्या हुआ, इसको अंत में जोड़ दिया। किंतु वर्णमाला प्रभावित ना हो, वर्णमाला प्रभावित ना हो, ना हो, इसलिए इसलिए इसलिए
अंत में जोड़ा गया, जोड़ा गया। क्लियर? क्या तक समझ में आ गया? तो अपन ने देख लिया कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला की परिभाषा देख ली, किसी भाषा के मूल वर्णों या मानक वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का क्रम उच्चारण स्थान के अनुसार किया गया है। सन 2024 के मानकीकरण के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 है। 53वां वर्ण अड़ बोलते हैं, इसका उच्चारण अड़ की तरह होता है, अड़, ठीक है, अड़ की तरह होता है उच्चारण। और 53वां वर्ण विशिष्ट वर्ण, इसको क्या विशिष्ट वर्ण कहा गया वर्णमाला में के रूप में शामिल किया गया। अब इसका जो उच्चारण अड़, उस हिसाब से देखा जाए तो ये ट्र वर्ग में आना चाहिए। किस वर्ग में आना चाहिए? ट्र वर्ग में आना चाहिए। लेकिन वर्णमाला प्रभावित ना हो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, अंत में इसको जोड़ा गया। एक मिनट दोस्तों, क्लियर है? तो अपन ने देख लिया कि ये जो 53 नंबर का जो वर्ण है, कुल वर्णमाला में कितने वर्ण है देख लिए, 53 है। ठीक है, मूल वर्ण कितने हैं? 44 है। अब ये जो अतिरिक्त वर्ण है ये कौन से हैं, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर अपन ने ये देख लिया था कि वर्णमाला को जो है दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो स्वर तो एक है व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब आप इसको भी साथ साथ में लिख दीजिए। स्वर क्या है? आप समझ गया था कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और बिना अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। अपन इसको लिख देते हैं, स्वर वर्ण या स्वर ध्वनि, स्वर वर्ण या स्वर ध्वनि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। अब इसको साथ साथ में लिख लीजिए, अब नोट्स, बोले जाते हैं है, अर्थात उनके उच्चारण में, मतलब स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहयोग नहीं लिया जाता है। अन्य वर्ण, वर्ण का सहयोग, का सहयोग नहीं लिया जाता है। यहाँ तक ठीक है? ये हो गया अपना पहला पॉइंट कि स्वर वर्ण या स्वर ध्वनि जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और किसी अन्य वर्ण का सहयोग नहीं लिया जाता है। ये तो पहला पॉइंट अपन ने देख लिया था, जैसा अ है। अब आप इसको कितना ही लंबा कर दो, अंत में ध्वनि अ की आती है। समझ गए? ये अपन एग्जाम्पल के तौर पर इसको अपने समझ लिया था। इधर आप क्या लिखोगे बताओ? व्यंजन में आप क्या लिखोगे? व्यंजन में आप क्या लिखोगे? इधर भी अब पहला पॉइंट है, इधर आप क्या लिखोगे? व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनि, व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनि या व्यंजन ध्वनि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सहायता से बोले जाते हैं, जाता है। क्लियर है? यहाँ तक? व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनि जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाता है, अर्थात अन्य वर्ण के सहयोग से बोले जाते हैं। आपने ये देख लिया था, ये जो क है, जब आप इसका उच्चारण करते हो तो शुरू में तो ये क चलता है, फिर बाद में क्या पीछे अ की ध्वनि आने लग जाती है। राइट? वो जो मैंने वहाँ लिखा था, आप उसको बढ़िया से आप उतार देना। जैसे ख था, तो जब इसको लंबा करते हैं तो ये जो ख है, ये फिर क्या है, पीछे अ की ध्वनि आने लग जाती है। क्लियर? और मैंने यहाँ पे भी आपको ये भी समझाया था कि जैसे ये क है, ये क्या है, क और आ, ये फॉर्म में है। क्लियर? तो मैंने कहा था ये शुद्ध व्यंजन है, इसमें अ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो है शुद्ध व्यंजन नहीं, इसमें अ जुड़ा हुआ है। एक स्वर रहित और एक स्वरयुक्त। क्लियर? वो मैंने पहले समझा दिया या मैंने शॉर्ट में उदाहरण के तौर पर लिख दिया। दूसरा पॉइंट अपना ये था उच्चारण के आधार पर, कि दूसरा पॉइंट ये था स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण के उच्चारण में, स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण के उच्चारण के समय, उच्चारण के समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु, फेफड़ों से निकलने वाली वायु, निकलने वाली वायु मुख तंत्र में, मुख तंत्र आपने देख लिया था, मुख तंत्र पूरा, मुख तंत्र में
बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है, बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है, आ जाती है। मतलब आपने देख लिया ना दूसरा पॉइंट कि भाई जो वायु बाहर आएगी वो मुक्त तंत्र में कहीं भी रुकावट पैदा नहीं करेगी, या कहीं भी खुद भी रुकेगी नहीं, बिना रुकावट को सीधी बाहर आ जाएगी। अपन ने वो फोटो बना के भी दिखा दिया था। चाहो तो आप इस नोट्स लिखने के दौरान उस फोटो को याद बना लेना, ठीक है? इधर व्यंजन वर्ण में क्या फर्क है? व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनि ये उच्चारण के समय, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु, फेफड़ों से निकलने वाली वायु, वाली वायु मुख तंत्र में, मुख तंत्र में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं रुकावट के साथ, रुकावट के साथ बाहर आती है। क्लियर है? कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण के समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र में कहीं ना कहीं रुकावट के साथ बाहर आती है। ये दूसरा पॉइंट अपन ने देख लिया था। तीसरा पॉइंट क्या था? घर्षण। तो हम स्वर की बात करेंगे तो स्वरों में क्या होता है? घर्षण होता है, नहीं होता? नहीं होता। तीसरा पॉइंट क्या था स्वर में? स्वर वर्ण के उच्चारण के समय, स्वर वर्ण के उच्चारण, स्वर वर्ण के उच्चारण में जीभ या होठ का, जीभ या होठ, हाँ, कहीं भी, कहीं कोई घर्षण नहीं होता है, नहीं होता है। जीभ या होठ का कहीं कोई घर्षण नहीं होता है। क्लियर? अंडरस्टैंड? इस स्वर वर्ण के उच्चारण में जीभ या होठ का कहीं कोई घर्षण नहीं होता है, नहीं, नहीं वायु का कोई घर्षण होता है। मतलब वायु भी तो ऐसे बाहर आ रही है, तो नहीं वायु का कोई, नहीं वायु का कोई घर्षण होता है। क्लियर ये पॉइंट? कि जीभ या होठ का कोई घर्षण नहीं होता, नहीं वायु का कोई घर्षण होता है। लेकिन अपन व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जीभ या होठ का कहीं ना कहीं घर्षण होता है और वायु का भी घर्षण होता है। इसी पॉइंट को आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में एक मिनट, व्यंजन वर्ण, वर्ण के उच्चारण में, उच्चारण में जीभ या होठ, जीभ या होठ, जीभ या होठ का कहीं ना कहीं घर्षण होता है। जीभ या होठ का कहीं ना कहीं क्या होता है? घर्षण होता है। लिख दिया आपने पॉइंट? और वायु का भी घर्षण होता है, वायु का भी घर्षण होता है। क्लियर है? वायु का भी घर्षण, तो अपन कह रहे हैं व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जीभ या होंठ का कहीं ना कहीं घर्षण होता है, वायु का भी घर्षण होता है। ये अपन ने 3 पॉइंट दोनों तरफ पे लिख दिए। फिर हम अपना लिख दिया, चौथा पॉइंट बना देते हैं कि स्वर मूल रूप से 11 होते हैं। स्वर मूलतः, मूलतः 11 होते हैं। 11 होते हैं, जबकि जबकि मात्राएं कितनी होती है? मात्राएं 10 होती है।
क्लियर? मात्राएं कितनी होती है? 10 होती है। देखिए, आप एक नोट भी डाल सकते हो, हालांकि अपन इसको आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अपन देख लेते हैं, तो आगे पढ़ेंगे कि भाई अ जो होता है उसकी अपनी एक मात्रा, कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। वैसे अपन इन मात्राओं को अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, तो उस समय इसको समझ। और यहाँ आप लिख दीजिए चौथा पॉइंट कि व्यंजन वर्ण मूलतः, व्यंजन वर्ण मूलतः मतलब मूल रूप से जो है, मूलतः 33 होते हैं, 33 होते हैं। क्लियर है? तो अभी तक अपन ने क्या समझ लिया? आपने देख लिया वर्णमाला की डेफिनेशन लिख देख ली, उसको समझ भी लिया, उसको लिख भी लिया। अपन ने स्वर के बारे में जो पॉइंट्स थे वो देख लिए और समझ लिया और लिख लिया। व्यंजन के बारे में जो वर्ड्स थे वो लिख लिए, समझ लिया। अब मैं आपको ये बताऊँ कि अपन ने पिछली बार जो क्लास की थी उसमें अपन ने जो भाषा के बारे में जाना था, भाषा के बारे में पढ़ा था और वर्ण के बारे में पढ़ा था। तो उस समय मैंने और व्याकरण के बारे में देखा था। तो मैं उस समय आपको मैंने नोट्स नहीं लिखवाया था, कुछ लिखवाया नहीं था। तो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा देता हूँ। आप एक तो डेफिनेशन लिख दीजिए भाषा की, इसकी भाषा की लिख दीजिए। या तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो, या फिर मैं लिखवा देता हूँ साथ में। तो ये दोनों करने की आवश्यकता नहीं है ना, हाईलाइट भी करना है तो एक तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप ये लिख दीजिए भाषा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए हम भाषा की परिभाषा लिखते हैं। और ये डेफिनेशन जो है ये आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। आचार्य कामता प्रसाद गुरु हिंदी के विद्वान हुए और हिंदी व्याकरण के पाणिनि भी कहे जाते हैं। आपने देखा था ना कि पहली व्याकरण सबसे पहले जो लिखी वो महर्षि पाणिनि ने लिखी। तो हिंदी व्याकरण के जो पाणिनि है वो आचार्य कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। तो अपन उसी उन्हीं के अकॉर्डिंग परिभाषा लिखने की, भाषा की जो है परिभाषा या डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। ये आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, आचार्य कामता प्रसाद गुरु, आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार किसी के, आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार में विचारों, विचारों तथा मन के भावों को आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अपने विचारों तथा मन के भावों को दूसरे के समक्ष, दूसरों के समक्ष दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना या कहना तथा दूसरे के विचारों को समझना, दूसरों के विचारों को समझना, समझना ही भाषा कहलाता है, भाषा कहलाता है। फिर आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अपने विचारों तथा मन के भावों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना तो दूसरों के विचारों को समझना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा। ये डेफिनेशन आप यूपी लिख दीजिए। और मैंने कहा था भाषा के रूप 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, ये भी पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये भाषा शब्द आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। भाषा के बारे में परिभाषा लिख दी, आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अपने विचारों तथा मन के भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना तो दूसरों के विचारों को समझना ही भाषा कहलाता है। राइट? इसी में एक पॉइंट ऐड कर दीजिए कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। और तीसरा पॉइंट इसमें लिख दीजिए कि भाषा के रूप 3 रूप होते हैं। और पॉइंट डाल दीजिए पहला, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा के 3 रूप होते हैं, पॉइंट डाल दीजिए पहला, दूसरा और तीसरा, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट डेफिनेशन लिख देते हैं, एक जो अपने रह गई है व्याकरण की। कौन सी? व्याकरण की। व्याकरण,
आप लिखिए, मैं लिखवा देता हूँ। व्याकरण हेडिंग डाल दीजिए व्याकरण। अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है आपको ना। तो आप हिंदी में लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। आपने ये लिख दिया ना व्याकरण, और आगे वो कर दिया आपने, आप इसका विस्तृत कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो। जैसे आपने ऐसे लिख दिया व्याकरण, ये, और आप लिखिए आराम से परिभाषा से। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग को सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग को सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए। व्याकरण के 3 अंग है, व्याकरण के 3 अंग है। पहला वर्ण, दूसरा पे लिखो शब्द, और तीसरा लिखो वाक्य। तो व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भाषा के शुद्ध रूप, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। क्लियर? तो अपन ने भाषा की देख ली और व्याकरण की देख ली। अपन बात कर रहे थे वर्ण, राइट? वर्ण की परिभाषा भी लिखी है। देखिए, ऐसे तो अपन ने कह दिया कि ध्वनि का जो लिखित रूप है वो वर्ण है, और वर्ण का उच्चारित रूप ध्वनि है, ये तो अपन ने समझ लिया था। अब आप वर्ण की परिभाषा लिखिए। हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी, छोटी ध्वनि, ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, और टुकड़े न किए जा सके, टुकड़े न किए जा सके, न किए जा सके, ध्वनि कहलाती है, वर्ण कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा की बहुत छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहलाता है। ठीक है भाई, ध्वनि को ही अपन लिखित रूप में वर्ण कह रहे हैं, और कौन सी ध्वनि? जो छोटी से छोटी हो, जिसको और अपन टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, इसी में एक अगला पॉइंट डाल दीजिए कि ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है? वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप, रूप ही वर्ण है। ये रूप बड़ा करना, रूप ही वर्ण है। क्या है? वर्ण है। क्लियर? ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है? वर्ण है। अब देखिए, आपने यहाँ वर्ण की परिभाषा लिख दी, व्याकरण की लिख दी, भाषा की लिख दी, फिर आपने स्वर और वर्ण में क्या अंतर है वो देख लिया, और पूरा आपने वर्णमाला को समझ लिया। अपन आगे जब देखेंगे स्वर और वर्ण, उसमें जो अपने का टोटल तो वर्ण जो है 53 है, 53 है, और मूल वर्ण जो है 44 है। तो ये जो अन्य वर्ण है, जो 44 के अतिरिक्त जो वर्ण है, वो कौन कौन से वो देखेंगे। ठीक है, और उनका स्थान वर्णमाला में कहाँ दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में। और स्वर जैसे है, तो स्वरों के और कितने प्रकार हैं, ये कुछ चीज़ें देखते हुए हम हमारी संधि के टॉपिक को शुरू करेंगे। लेकिन देखिए, वर्णमाला ऐसा टॉपिक है जो बहुत मूल है, मतलब ये बेस है। अगर सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में वर्णमाला को सिलेबस के तौर पे ऐड नहीं किया, तो उसके पीछे एक छोटा सा कारण यही है कि ये उम्मीद है कि आपको वर्णमाला की जानकारी है, आप बचपन से वर्णमाला पढ़ते आ रहे हो। ये जो स्वर, जो हमने कहा कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन के लिए कहा कि स्वरों की सहायता से, ये हम बचपन से पहली दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये उम्मीदें आपसे है कि आपको इतना आता होगा। क्लियर? तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप सबके लिए बेस्ट विशेष है, आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपने तय कर दिया है कि आपको सब इंस्पेक्टर बनना ही है, तो फिर बनना ही है। अपने आपको कमज़ोर मत होने देना। ठीक है ना? रुकावटें कई आती रहती है, जीवन में कई बाधाएँ आती रहती है, लेकिन अपने आप को रोक मत देना। आप चलते रहना, और हर तरीके से चलते रहना। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेष आप सब।